नमस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख राजनीतिक दलों ने देश की ताजा राजनीतिक स्थिति के बारे में आज अपना विचार विमर्श जारी रखा। इस बीच राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरामन ने आज संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ विचारों का और आदान प्रदान किया। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र के साथ भी विचार विमर्श किया। उधर अनेक राजनीतिक नेता आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति से मिले और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री लालकृष्ण आडवाणी अपने दल के अन्य वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आज राष्ट्रपति से मिले। बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री आडवाणी ने कहा कि घटनाक्रम शीघ्र मध्यावधि चुनावों की दिशा में बढ़ रहा है। श्री आडवाणी ने कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि लोकसभा अभी भंग की जाती है या 1 महीने के बाद। महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव मानसून से पहले कराए जाने चाहिए। श्री आडवाणी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को बता दिया है कि हम उन पर कोई शर्तें थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के निवास पर हरियाणा की खुफिया पुलिस के 2 कर्मचारी पाए जाने का मामला आज इतना तूल पकड़ गया कि कांग्रेस आई ने ये ऐलान कर दिया है कि उसके सांसद तब तक संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि उन व्यक्तियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं की जाएगी जिन्होंने खुफिया तैनात किए हैं। विपक्ष भी इस सिलसिले में कल अपनी नीति तैयार करेगा। इस विषय को लेकर आज लोकसभा की बैठक 3 बार स्थगित हुई और निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ही आज की कार्रवाई बंद हो गई। प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ने राज्यसभा में कहा कि वे इस मामले में विपक्षी नेताओं से विचार विमर्श करेंगे ताकि सच्चाई का पता लगाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जा सके। जनता दल एस की सरकार का समर्थन कर रही कांग्रेस आई ने दोनों सदनों से वॉकआउट किया और घोषणा की कि उसके सदस्य तब तक कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई नहीं हो जाती। नमस्कार। आज के समाचारों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित। डॉक्टर शर्मा को प्रोफेसर जी स्वेल के मुकाबले मिले अधिक वोटों का मूल्य लगभग 3,30,000 के बराबर। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ। 4 दशक के सार्वजनिक जीवन के बाद वे देश के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। वे वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने स्वाधीनता के बाद राज्य स्तर पर और केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। पेश है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जीवन वृत्त। केंद्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों पर अमल के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री एस.बी. चौहान ने आज राज्यसभा में ये बात कही। जब कुछ गैर भारतीय जनता पार्टी सदस्यों ने ये जानना चाहा कि अदालत के आदेशों को कार्यरूप देने के बारे में केंद्र क्या कार्रवाई कर रहा है, तब श्री चौहान ने ये बात कही। शून्यकाल के दौरान भी कांग्रेस आई के श्री एस आहलूवालिया और कुछ गैर भारतीय जनता पार्टी सदस्यों ने मामला उठाया। राष्ट्रीय एकता परिषद की 3री बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई। बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने किया। इसमें अनेक केंद्रीय नेताओं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सांसदों, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों, पत्रकारों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। बैठक में अनेक वक्ताओं ने अयोध्या मुद्दे पर अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। समझा जाता है कि कुछ नेताओं का कहना था कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार परिषद की बात को अनसुनी करती है तो उसके खिलाफ केंद्र को कदम उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने आरंभिक वक्तव्य में राष्ट्रीय एकता परिषद से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर कोई रणनीति सुझाने को कहा है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर पूर्ण बहस के पक्ष में हैं ताकि इसका कोई सद्भावपूर्ण हल निकाला जा सके। अयोध्या में शिलान्यास स्थल पर कल शाम 4 बजे से निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा। आज दोपहर बाद अयोध्या में संसद सदस्य महंत अवैधनाथ ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब कार सेवा एक अन्य स्थल पर होगी जहां लक्ष्मण मंदिर बनाया जाएगा। इस संवाददाता सम्मेलन में सभी संत और महंत और विश्व हिंदू परिषद के महासचिव श्री अशोक सिंघल उपस्थित थे। श्री सिंघल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के आश्वासन और अपील के जवाब में शिलान्यास स्थल पर निर्माण कार्य रोकने का फैसला किया गया। श्री सिंघल ने कहा कि प्रधानमंत्री इस समस्या को सुलझाने के प्रति गंभीर लगते हैं। संतों ने प्रधानमंत्री से ये अनुरोध किया कि केंद्र इस समस्या को 3 महीने के अंदर सुलझाने के हर संभव प्रयास करे।
दूरदर्शन संवाददाता देश किरण मेहता ने खबर दी है कि लक्ष्मण मंदिर के निर्माण के लिए कल से जहां कार सेवा शुरू होने वाली है, वो जगह विवाद रहित है। ये वो क्षेत्र है जहां राज्य सरकार ने रामकथा पार्क के विकास के लिए 40 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के मसले पर प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव और संतों और महंतों के बीच हुई बातचीत को एक उचित कदम बताया है। 25वें ओलंपिक खेल अब से कुछ ही घंटे बाद स्पेन में बार्सिलोना में शुरू होने जा रहे हैं। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े खेल समारोह की शुरुआत एक तीरंदाज के अग्निबाण से ओलंपिक मशाल प्रज्वलित करके होगी। ओलंपिक खेलों की परंपरा के अनुसार ये मशाल ग्रीस के प्राचीन नगर ओलंपिया से मेजबान नगर तक लाई जाती है। इस मशाल के बार्सिलोना में स्वागत के लिए करीब 5 लाख लोग कल नगर की सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे। ओलंपिक मशाल को यात्रा के अंतिम चरण में समुद्री मार्ग से बार्सिलोना लाया गया। इस अवसर पर आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन किया गया। ओलंपिक ज्योति के स्वागत के लिए समूचे बार्सिलोना नगर में रंग बिरंगे झंडे लगाए गए थे। ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के स्वागत के लिए बार्सिलोना में सभी इंतजाम पूरे हो गए हैं। दो सप्ताह तक चलने वाले इस खेल समारोह में दुनिया के 170 से अधिक देशों के करीब 15,000 खिलाड़ी 25 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। बार्सिलोना ओलंपिक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कई वर्षों बाद पहली बार बिना किसी बहिष्कार या विरोध के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। क्यूबा के ताकतवर मुक्केबाज इस बार बार्सिलोना ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका को भी इन खेलों में शामिल कर लिया गया है। इथियोपिया के मैराथन धावकों सहित कुवैत और इराक के खिलाड़ी भी उद्घाटन समारोह में दुनिया के अन्य खिलाड़ियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बार्सिलोना ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का नारा होगा, जीवन भर के साथी। भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए होड़ का सिलसिला कल हॉकी प्रतियोगिता से शुरू होगा। इस प्रतियोगिता के पहले मैच में भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। दूरदर्शन ने ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की है। इसे आज रात 11:30 बजे से देखा जा सकता है। राज्यसभा में आज सरकार ने जोरदार शब्दों में इस बात का खंडन किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री के माधवन के काम में कोई हस्तक्षेप किया गया है। श्री माधवन प्रतिभूति घोटाले के बारे में जांच कर रहे हैं। गृह मंत्री श्री एस बी चौहान ने सदन को बताया कि श्री माधवन ने निजी कारणों से सेवानिवृत्ति चाहिए है। उन्होंने कहा कि श्री माधवन को जांच के काम में पूरी आजादी दी गई और इसके लिए उन्होंने जितना स्टाफ मांगा वो उन्हें उपलब्ध कराया गया। संसद के दोनों सदनों में आज इस मामले पर बहुत हंगामा हुआ, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी और लोकसभा में प्रश्नोत्तर का कार्य नहीं हो पाया। विपक्ष के उत्तेजित सदस्यों ने सरकार पर ये आरोप लगाया कि वो घोटाले से संबंध रखने वाले कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाना चाहती है, लेकिन श्री चौहान ने इस बात से इनकार किया। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के काम में श्री माधवन पर दबाव डाला गया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं किया जाएगा। जनता दल ने मांग की है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री माधवन की रक्षा का पर्याप्त प्रबंध किया जाए। पार्टी के प्रवक्ता श्री हरिकिशोर सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि मेरी सूचना के अनुसार श्री माधवन सुरक्षित नहीं है। उन्होंने इस बात के लिए सरकार की आलोचना की कि श्री माधवन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। लोकसभा में आज प्रतिभूति घोटाले के बारे में जब आगे बहस हुई तो सरकार की कड़ी आलोचना की गई। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने एक सूची से ऐसे लोगों के नाम पढ़ने शुरू किए जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका इस घोटाले से संबंध था। इस पर सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। कांग्रेसी सदस्यों ने इस पर जोरदार आपत्ति की। विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर को मैग्से से पुरस्कार देने की घोषणा। दिल्ली में 3 उग्रवादी गिरफ्तार। बार्सिलोना ओलंपिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता में नया विश्व रिकॉर्ड और 800 मीटर दौड़ में शाइनी विल्सन शानदार प्रदर्शन के बावजूद सेमीफाइनल तक पहुंचने में असफल। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
आज संसद ने उन लाखों करोड़ों स्वाधीनता सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अनेक कष्ट झेले और प्राणों की आहुति दी। पहले लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई और बाद में कुछ समय के लिए उनकी अलग अलग बैठकें हुई, जिसमें उन्होंने एक संयुक्त प्रस्ताव पास कर सहनशीलता, सद्भाव और अहिंसा के प्राचीन आदर्शों से प्रेरित एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्पंदनशील भारत के निर्माण के लिए अपने को समर्पित करने का संकल्प व्यक्त किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के समय जो आह्वान किया था, उसकी याद दिलाते हुए प्रस्ताव में देश की अखंडता को सुरक्षित रखने, विश्व शांति के लिए ठोस भूमिका निभाने और दुनिया को नफरत, दमन और शोषण से मुक्त कराने का भी वचन लिया गया। दोनों सदनों में स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। जानी मानी स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अरुणा आसफ अली को 1991 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। ये घोषणा विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने की। लोकसभा की आज की बैठक जनता दल के असंतुष्ट सदस्यों को अलग स्थान देने के प्रश्न पर राष्ट्रीय मोर्चे और वामपंथी दलों के गठबंधन द्वारा कोई कार्यवाही न होने देने पर स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की बैठक होने के 5 मिनट के अंदर ही उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी द्वारा श्री जॉर्ज बुश की उम्मीदवारी की पुष्टि और भारत का स्विट्जरलैंड से विन चड्डा को स्थायी आवास परमिट नहीं देने का आग्रह। संसद ने 71वां संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस विधेयक पर संसद ने अभूतपूर्व एकता दिखाई और गृह मंत्री श्री एस पी चौहान को दोनों सदनों में विधेयक रखने की अनुमति दी गई। हालांकि ये विधेयक आज की कार्यसूची में शामिल नहीं था। विधेयक पर ज्यादा बहस नहीं हुई और सदस्य चाहते थे कि इसे तुरंत पारित कर दिया जाए क्योंकि आम राय इसके पक्ष में है। विधेयक प्रस्तुत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये कदम नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी बोलने वालों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने आज जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में वरिष्ठ नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनयिकों और पत्रकारों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनके साथ राज्य की स्थिति की समीक्षा भी की। इस बैठक का उद्देश्य कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति की बहाली के उपायों पर विचार विनिमय करना था। निर्वाचन आयोग ने आज 5 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति, केंद्रीय बलों की तैनाती और केंद्रीय प्रेक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी.एन. शेषन ने की और इसमें 2 नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एम.एस. गिल और श्री जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति शामिल हुए। उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश के बाद ये बैठक हुई है कि पुलिस बलों की तैनाती और चुनाव ड्यूटी के लिए केंद्रीय प्रेक्षकों की संख्या के बारे में निर्वाचन आयोग और सरकार आपसी सलाह मशवरे द्वारा फैसला करें। बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अर्धसैनिक बलों तथा संबद्ध राज्यों के अधिकारी भी शामिल थे। इस बीच दिल्ली और 5 राज्यों में अगले महीने होने वाले चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में उम्मीदवारों का नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। हिमाचल प्रदेश में नामांकन पत्र भरने का आज काम समाप्त हो गया, जबकि राजस्थान में नामांकन पत्र दाखिल करने का काम जारी है। वहां मंगलवार तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अधिसूचना सोमवार को तथा मध्य प्रदेश और मिजोरम में इस महीने के अंत में जारी होगी। विश्व वैज्ञानिक अकादमियों का जनसंख्या सम्मेलन कल नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में जनसंख्या बढ़ने की जटिल समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र में लातूर और उस्मानाबाद जिलों में भूकंप पीड़ितों के लिए भूकंप के झटके सह सकने वाले मकान बनाने का काम कल दशहरे के अवसर पर शुरू किया जाएगा। इन इलाकों में पिछले महीने की 30 तारीख को विनाशकारी भूकंप से पत्थर और मिट्टी से बने लगभग सभी मकान और इमारतें ढह गई थीं, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। इन इलाकों के लोगों के लिए विजयदशमी का पर्व नई खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि अब जो मकान बनाए जाएंगे उनमें नई से नई तकनीक अपनाई जाएगी।
एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने विशेष दिशा निर्देश तैयार किए हैं, जिनके अनुसार मकानों का ढांचा हल्का होगा, वे कुछ हद तक मुड़ सकेंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। निर्माण कार्य में कोई पेंट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन मकानों पर न तो आग का असर होगा और न ही बदलते मौसम का। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया है। आज सुबह नई दिल्ली में भारत अमेरिकी संयुक्त व्यापार परिषद की 16वीं बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ये निवेश बैंकों, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पोर्टफोलियो सेवाओं में किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 महीनों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 3 अरब 57 करोड़ डॉलर के विदेशी निवेश के अनुबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में ज्यादातर बंदिशें हटा ली गई हैं और अर्थव्यवस्था तथा उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में काम चल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 या 2 वर्ष में रुपए को पूरी तरह परिवर्तनीय मुद्रा बना लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को बेहतर बनाना होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का पहला चरण पूरा हो चुका है और इस काम में हमें बेहद सफलता मिली है। नमस्कार, इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए वहां की स्थिति की फिर से समीक्षा कर रही है। 64 अरब रुपए के समन्वित शहरी गरीबी हटाओ कार्यक्रम का श्री नरसिम्हा राव द्वारा उद्घाटन। श्रीलंका में एलटीटीई ने वायुसेना के एक परिवहन विमान को मार गिराया और भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव एक दिन की केरल यात्रा पर आज कोच्चि पहुंचे। उच्चतम न्यायालय ने 1991 से लेकर 1995 के बीच विशेष आधार पर बिना बारी के सरकारी मकान अलॉट करने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच नियंत्रक और महालेखाकार करेंगे। इस बारे में निर्णय आज सार्वजनिक हित की याचिका पर 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने किया। न्यायालय ने शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय के एक विशेष जांच दल को भी निर्देश दिया है कि वो सरकारी आवासों को किराए पर उठाए जाने के आरोपों की जांच करे। संपदा निदेशालय को इस बारे में अपनी रिपोर्ट 6 सप्ताह के भीतर ही देनी होगी और साथ में उन लोगों के नाम भी बताने होंगे जिन्हें सरकारी मकान अलॉट किए गए हैं। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान एक न्यायाधीश ने कहा कि 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद सरकार सभी कर्मचारियों को या तो मकान अलॉट करे या फिर बाजार दर से किराया दे। राज्य विद्युत मंडल के एक प्रवक्ता के अनुसार कल रात से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई थी। शहरी क्षेत्रों में कल दोपहर बाद से ही बिजली मिलनी शुरू हो गई थी। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य स्थित विद्युत संयंत्रों में उत्पादन शुरू करके स्थिति पर काबू पाया गया है। बांग्लादेश में आम चुनाव 18 जनवरी के स्थान पर 7 फरवरी को कराए जाने की घोषणा के बावजूद सरकार और विपक्षी दलों के बीच पिछले 21 महीनों से चले आ रहे राजनीतिक संकट का समाधान नहीं हो पाया है। बांग्लादेश में विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया चुनावों से पहले त्यागपत्र दें और चुनाव कराने के लिए काम चलाऊ सरकार बनाई जाए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। 71 वर्षीय श्री वाजपेयी को कल दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। वे 11वीं लोकसभा में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं। उनकी पार्टी पहली बार केंद्र में सरकार बना रही है। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने आज दोपहर बाद श्री वाजपेयी सरकार गठित करने और इस महीने की 31 तारीख तक अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा। हमारे संवाददाता रवि रामकृष्णा के अनुसार आज जैसे ही श्री वाजपेयी को सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किए जाने की खबर मिली, राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय और श्री वाजपेयी के निवास पर जमा पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का पूरा यकीन है कि वे लोकसभा में पर्याप्त बहुमत जुटा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाने के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।
बोर्ड ने श्री वाजपेयी के नेतृत्व में जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का भी संकल्प लिया। हमारे संवाददाता मयंक अग्रवाल के अनुसार संसदीय बोर्ड और पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में आज इस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि ये जनादेश परिवर्तन, बेहतर सरकार, विकेंद्रीकरण के लिए तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि वे निर्धारित समय में अपना बहुमत सिद्ध करने में सफल होंगे। A time schedule. We have to prove our majority on the floor of the House by 31st of May. We hope to do it even earlier. उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूरदर्शन कल केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण करेगा। इसे दूरदर्शन के पहले, दूसरे और तीसरे चैनल पर सुबह 11:55 से देखा जा सकेगा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कल लाजपत नगर में हुई बम विस्फोट की घटना को पाकिस्तानी एजेंटों की करतूत बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे जघन्य अपराध और कायरतापूर्ण कदम बताया है। डॉक्टर जोशी ने आज नई दिल्ली में जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान समर्थित तत्व कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के अपने प्रयासों में असफल होने के बाद अब भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाने लगे हैं। गृह मंत्री और गृह सचिव ने आज अलग अलग इस घटना की समीक्षा भी की। असम में कोकराझार और समीपवर्ती बोंगाईगांव जिलों में स्थिति कुल मिलाकर तनावपूर्ण तथा नियंत्रण में बताई गई है। इन दोनों जिलों में शांति बनाए रखने के लिए सेना नागरिक प्रशासन की मदद कर रही है। सेना राहत कार्यों में भी जुटी है। 2 लाख से भी ज्यादा बेघर लोगों ने शरणार्थी शिविरों में शरण ले रखी है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग और बारामूला संसदीय क्षेत्रों में आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद मतदाताओं ने आज बिना किसी भय के मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग के अनुसार बारामूला संसदीय क्षेत्र में 35 से 40% तक मतदान हुआ, जबकि अनंतनाग संसदीय क्षेत्र में ये 40 से 45% के बीच रहा। हमारे श्रीनगर संवाददाता बशीर मलिक के अनुसार दोपहर 2 बजे तक कुछ मतदान केंद्रों पर 60% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। मतदान शांतिपूर्ण रहा। घाटी से हमारे संवाददाता बीएन बेताब ने खबर दी है कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कुछ आतंकवादी संगठनों ने घाटी में मतदान के खिलाफ 5 दिन के बंद का आह्वान किया था। फिर भी लोगों में चुनाव के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं आई। संगमा लोकसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें आज सवेरे लोकसभा में सभी दलों की ओर से सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस के सदस्यों ने उनके पक्ष में 13 प्रस्ताव रखे। अस्थायी अध्यक्ष श्री इंद्रजीत गुप्त ने ध्वनिमत से उनके सर्वसम्मति से चुने जाने की घोषणा की। 48 वर्षीय श्री संगमा देश के संसदीय इतिहास में सबसे कम आयु के अध्यक्ष चुने गए हैं। उत्तरी भारत में तेज गर्मी पड़ रही है और इससे जानवर भी पीड़ित हैं। पटना चिड़ियाघर के बाघ गर्मी और उमस से परेशान हैं। पिछले 10 सालों से उनकी देखभाल करने वाले श्री राम प्यारे इन बाघों को गर्मी से बचाने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। वो उन्हें पिंजड़े के बाहर निकालकर घुमाने के लिए भी ले जाते हैं। इंग्लैंड शहर मैनचेस्टर में आज सवेरे एक कार बम विस्फोट हुआ, जिससे काफी नुकसान हुआ और कम से कम 100 लोग घायल हो गए। इसके पीछे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का हाथ होने का संदेह है। पुलिस ने बताया कि उसे टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि कार में बम लगाया गया है। जिस समय बम जांच दस्ता कार में बम की जांच कर रहा था, उस समय इसमें अचानक विस्फोट हो गया। टेलीफोन पर चेतावनी मिलने के बाद एक शॉपिंग सेंटर को खाली करा दिया गया और लोगों को वहां से हटा दिया गया। इसके बावजूद कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। विस्फोट की आवाज कई मील दूर तक सुनाई दी और चारों तरफ काले धुएं का गुबार छा गया। पुलिस के अनुसार टेलीफोन पर चेतावनी के समय जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, उससे पता चलता है कि ये बम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी द्वारा लगाया गया था। मनुष्य के आवास के बारे में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्रों में जीने की स्थिति में सुधार और लोगों के आवास के लिए और अधिक धन जुटाने का आह्वान किया गया है। तुर्की में इस्तांबुल में आयोजित ये शिखर सम्मेलन आज समाप्त हो गया। सम्मेलन में स्वीकृत घोषणा पत्र में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। सम्मेलन में भारत की ये राय मान ली गई कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में लोगों के स्थानांतरित होने में कमी लाने के प्रयास होने चाहिए।
14 सूत्री घोषणा पत्र में विश्व भर में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का भी आह्वान किया गया। श्री सोमनाथ चैटर्जी और समाजवादी पार्टी के श्री मुलायम सिंह यादव ने प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार रखे। दूसरी ओर अकाली दल के श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने प्रस्ताव के विरोध में अपनी बात रखी। लोकसभा अध्यक्ष श्री पीए संगमा ने आज सदन की अवधि 1 घंटा और बढ़ाने की घोषणा की। श्री हेगड़े को पार्टी से निकाले जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्नाटका के उच्च शिक्षा मंत्री श्री सोमशेखरन ने बेंगलुरु में दूरदर्शन को बताया कि ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार। आज के समाचारों में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यूरिया कांड में पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के पुत्र श्री प्रभाकर राव से पूछताछ। कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री जेएच पटेल जनता दल से श्री रामकृष्ण हेगड़े के निष्कासन से उत्पन्न स्थिति के समाधान के प्रति आशावान। कांग्रेस हाईकमान का पार्टी की राज्य इकाइयों को कामकाज में स्वायत्तता देने का फैसला। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन की सरगर्मियां जारी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित। रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। ये आश्वासन उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के 25 संसद सदस्यों को दिया। ये संसद सदस्य आज नई दिल्ली में उनसे मिलने गए। उन्होंने तेज गति के संचार के बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 5 यूरोपीय देशों के राजदूतों ने आज कश्मीरी विस्थापितों के शिविरों का दौरा किया। विस्थापितों ने उन्हें पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों की वजह से झेले गए कष्टों के बारे में बताया। आयरलैंड, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और फ्रांस के राजदूत दिल्ली वापस आने से पहले कल जम्मू में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। राजदूतों ने इससे पहले श्रीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के नेताओं से पिछले 2 दिनों में बातचीत की। नमस्कार। इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश से गरीबी दूर करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की प्रधानमंत्री की घोषणा। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में श्री देवेगौड़ा का आर्थिक विकास को तेज करने और औद्योगिक विकास दर को 12% बनाए रखने पर जोर। इंदिरा कांग्रेस तिवारी की तमिलनाडु शाखा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का फैसला। देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में समुद्री तूफान से आई भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित और रूस से प्राप्त प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव में भारी मतदान। नमस्कार। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री एचडी देवेगौड़ा ने गरीबी दूर करने तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की घोषणा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम और राजस्थान में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बाढ़ और सूखे की समस्या का स्थायी हल निकाला जाएगा। यूरिया घोटाले की जांच का काम धीमा करने के आदेश देने का श्री देवेगौड़ा द्वारा खंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए समाजवादी पार्टी संयुक्त मोर्चे में शामिल अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जर्मनी और चेक गणराज्य के बीच आज मुकाबला। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।